हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोटिंग गुरु। आज का जो हमारा वीडियो है वो यूज्ड कार परचेस करने से पहले हमें कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, उस टॉपिक पे हम आज आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का हमारा सबसे बड़ा इंटेंशन यही था कि आपको भी कहीं ना कहीं अगर इन फ्यूचर यूज्ड कार परचेस करनी है तो लेकिन आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है कि आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो आपकी कन्फ्यूज़न को हम यहाँ पे इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके मन में जो भी सवाल जो होते हैं वो सारे सवाल आपके इस वीडियो में पूरे हो जाए, आपको फाइनल एक आंसर मिल जाए, आप फाइनल एक डिसीज़न पे पहुँच सको। ओके, तो जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी आपसे बातें की थी, उसमें भी हमने आपको बताया था कि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो वो सारे इंटरेस्टिंग वीडियो में से ही एक ये भी वीडियो है जो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसे कि कार खरीदना ये हर किसी का एक ड्रीम होता है, बट हर कोई इसको ये अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाता, बिकॉज कि कभी कभी ये होता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम उसको ब्रांड न्यू कार परचेस कर सके। तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम क्या है कि हम लो बजट में हमारे बजट में हम अच्छी से अच्छी कार परचेस कर सकते हैं, जो कि होती है यूज्ड कार्स। तो लेकिन यूज्ड कार्स परचेस करने से पहले, सेकेंड हैंड कार परचेस करने से पहले आपको कुछ प्राइमरी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी चीज़ें अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे, आप ऐसे ही बिना किसी चीज़ों को देखे सोचे बिना आप डायरेक्टली अगर कार परचेस कर लेते हो तो फिर ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको उसका रिग्रेट होगा और आपको अगर कहीं भी अगर डिफेक्ट वाली कार अगर आपको मिल गई, आपने परचेस कर ली, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। सो बेटर यही होगा कि पहले जो प्राइमरी चीज़ें हैं जो कि दिखने में बहुत छोटी होती है बट उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो जो आज मैं इस वीडियो में वो सारी प्राइमरी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कर लें और नोट डाउन करके आप जब भी यूज्ड कार, सेकेंड हैंड कार कहीं भी अगर आप परचेस करने जाए तो पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी उस प्राइमरी चीज़ों को दें, उस चीज़ों के साथ अपनी उस कार को कंपेयर करें और फिर आप सोचना कहीं ना कहीं फिर आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचें। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसीजर में आपको बताऊँगा, सारे पॉइंट्स में आपको बताऊँगा। तो जिसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट होगा यूज्ड कार परचेस करने से पहले, वो होगा हमारा बजट। ठीक है, आपको आपके बजट को हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने बजट को ध्यान में नहीं रखते और बजट को के बारे में कहीं पे भी अगर आप सोच नहीं रहे हो और बिना सोचे समझे आप कोई कार परचेस करने जा रहे हो तो आपको जो कार, आपकी जो ड्रीम कार है, आप जो कार परचेस करना चाहते हो वो आप परचेस नहीं कर पाओगे। सो बेटर ये है कि आपको आपका बजट पहले सेट करना होगा, क्योंकि मार्केट में चाहे यूज्ड कार हो चाहे ब्रांड न्यू कार हो, वो हमेशा आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि आपका बजट और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उन दोनों को आपको पैरेलली कंपेयर करके चलना होगा, वरना कई बार क्या होता है कि आपका बजट उतना नहीं होता लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, तो उस कम बजट में वो इतनी बड़ी कार की एक्सपेक्टेशन रखना दैट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपके बजट को और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उन दोनों को आप क्या कीजिए, दोनों को इक्वली प्रायोरिटी दीजिए। और मैं एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मेन मकसद यही है कि हम आपको सजेशन दे सकें, बाकी एंड ऑफ द डे जो डिसीजन होगा वो आपका ही होगा। हमारे इस वीडियो में हम कहीं पे भी आपको ये नहीं बताएंगे कि जिससे आपका माइंड कंफ्यूज हो, आप जो चीज़ प्लान कर रहे हो उसमें आपको कंफ्यूजन आए। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके मन में, आपके दिमाग में जो सारी कंफ्यूजन आती है हम उस कंफ्यूजन को दूर कर सकें और आपको आपकी बेस्ट कार आप ले सको। सजेशन आपको सबके ही लेने हैं,
बट डिसीज़न वो आपका ही होना चाहिए, वरना फिर क्या होगा कि हमेशा आप कंफ्यूज ही रहोगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी की सजेशन पे आपने कार तो ले ली, लेकिन कार जो आपने ली है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से उसका रिग्रेट होता रहेगा। सो ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सजेशन आप सबके लो, बट डिसीज़न आपको ही लेना हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरे बजट में मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए। अब हर किसी के मतलब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं अपना बजट कैसे डिसाइड करूँ। तो जाहिर सी बात है, अपना बजट आपको डिसाइड करना है आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आपके जो भी मतलब आपके पास जो भी पैसा आपने मतलब लेके रखा है, आपके पास जो पैसा है उसके हिसाब से आपको अपना बजट डिसाइड करना है। और कभी भी मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि यूज्ड कार परचेस करने से पहले जो भी आपका जो बजट है उसमें आपको 80% ही गिन के चलना है, वरना 20% तो क्या होगा कि जाए कहीं पे भी आप जब कार परचेस करोगे तो जो 20% जो आपका पैसा होगा वो आपकी एसेसरीज में एक्स्ट्रा जो आप उसमें चीज़ें फिट करवाओगे उसमें आपको लग जाएगा। सो बेटर ये है कि आपका बजट जैसे कि 3 लाख रुपए का है तो आपको 280 गिन के चलना है, और जो बाकी के जो 20,000 है उसको आपको एक साइड पे रखना है जो आपको हेल्प करे, जिससे आपको कार के एसेसरीज वगैरह वो सारी चीज़ों में वो यूज़ होने वाले। अगर आपको आपके बजट में आपके लिए आपको बेस्ट कार परचेस करनी है, आपको माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन है वो आप उसको आपको अगर दूर करना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, ताकि मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा, उसको आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड तक अगर देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दूंगा, जिससे आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको आपके बजट के हिसाब से आपकी कन्फ्यूज़न जितने भी आपके माइंड में कुछ क्वेरी है उनको भी मतलब मैं ट्राई करूँगा आपको उस क्वेरी को सॉल्व करने की, और आपको एक बेस्ट सजेशन मैं दूंगा। डिसीजन तो आपका ही रहेगा। अब एक बार अपने बजट तो डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं इतने बजट में मैं ये कार परचेस करना चाहता हूँ, मेरा कार परचेस करने के लिए मेरे पास इतना बजट है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो बारी आएगी टाइप ऑफ कार की, कि आपको कौन से टाइप की कार परचेस करनी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता है कि कार के कितने टाइप होते हैं, तो डोंट वरी, मैं इस वीडियो में वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टाइप्स ऑफ कार कितनी होती है। तो टाइप्स ऑफ कार में सबसे पहला आता है हैचबैक, जिसको हम मिनी कार्स भी बोलते हैं, कि जिसमें हम जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, वैगन आर है, अल्टो है, होंडा ब्रियो है, ये जो सारी कार से होती है जिसको हैचबैक कहा जाता है, जो मतलब 5 सीटर होती है और छोटी होती है। तो अगर आपकी यहाँ पे अगर पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप हैचबैक कार्स ही लो। हैचबैक के बाद अब बात करेंगे हम सिडान कार्स के बारे में। सो जनरली सिडान कार्स इसको बोलते हैं जिसमें जो डिक्की की स्पेस होती है वो एक्सटर्नल होती है, जिसमें हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाती है, कार जो है वो थोड़ी बड़ी मिल जाएगी आपको। उसमें जैसे हम बात करेंगे सिडान कार्स में, तो जैसे कि होंडा सिटी हो गई, होंडा अमेज हो गई, उसके बाद हो गई स्विफ्ट डिज़ायर हो गई, उसके बाद स्कोडा रैपिड हो गई, वर्ना फ्लूडिक हो गई, मारुति सुजुकी SX4 हो गई। तो ये सारी कार्स जो होती है वो क्या होती है, सिडान कार्स होती है, जिसमें आपको डिक्की की स्पेस जो है वो एक्सटर्नली मिलती है। थर्ड वन हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट मिनी SUV कार, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आजकल लोग वो मिनी SUV कार्स लेना बहुत ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अब मिनी SUV कार्स की मैं बात बताऊँ, उसमें फॉर एग्जांपल WRV आएगी, XUV 300 आएगी, ब्रेजा आएगी, नेक्सॉन आएगी, डस्टर आएगी, तो ये जो किया सोनेट आएगी, तो ये जितनी भी कार्स होती है उसको हम मिनी SUV कार्स के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट वो होगा SUV कार्स। तो SUV कार्स में हम जैसे कि देखेंगे तो स्कॉर्पियो हो गई, इनोवा हो गई, MG हेक्टर हो गई, किया सेल्टोस हो गए, तो ये जो सारी कार है वो SUV कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो ये जो टाइप्स ऑफ कार मैंने आपको बताए, उस हिसाब से आप अपने लिए कौन सी कार बेस्ट रहेगी वो आप चूज़ कर सकते हो। अब आपका बजट भी डिसाइड हो गया, यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार भी डिसाइड हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल, कि आप कौन से फ्यूल वाली कार लेना पसंद करोगे। सो जैसे कि जनरली कार्स में 3 टाइप की, मतलब अभी तो हम 4 टाइप की बात करेंगे,
कि आजकल इलेक्ट्रिक कार्स का भी मतलब ज़माना आ चुका है, ऑलरेडी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स भी आ चुकी है। तो अब तक जो होता था वो जनरली 3 टाइप्स के फ्यूल यूज़ होते थे, जैसे कि फर्स्ट जो पेट्रोल होता था, डीजल होता था, पेट्रोल सीएनजी होता था। लेकिन अब एक और वेरिएंट, एक और फ्यूल टाइप आ चुका है उसमें, वो है इलेक्ट्रिक कार। तो जैसे कि फ्यूल ऑफ कार्स में हम देखेंगे तो सबसे पहला होगा वो होगा पेट्रोल। तो पेट्रोल वेरिएंट में ये होता है कि अगर आपका डेली यूज़ जो कि सिटी में ही है, आप मतलब बहुत कम लॉन्ग रूट्स पे जाते हो, हाईवे की जर्नी आप बहुत कम करते हो, सो आपके लिए जो पेट्रोल ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि जनरली पेट्रोल ऑप्शन इसीलिए बेस्ट है क्योंकि पेट्रोल कार जो होती है वो लो मेंटेनेंस कार उसको कहा जाता है। फिर भी लो मेंटेनेंस, हाई मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से कार को ड्राइव कर रहे हो। अगर आप केयरफुली ड्राइव नहीं कर रहे, टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग नहीं करवा रहे हो, तो फिर आप चाहे कोई भी फ्यूल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, डीजल हो, कोई भी फ्यूल हो, उसमें आपको मेंटेनेंस आने ही वाला है। तो बेटर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कार का जो मेंटेनेंस है वो लो हो, तो उसके लिए आपको पहले तो ये है कि आपको केयरफुली उसको चलाना होगा, प्लस कि टाइम टू टाइम उसको सर्विसिंग वगैरह सब कुछ करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो होता है वो होता है पेट्रोल सीएनजी। तो पेट्रोल सीएनजी वेरिएंट आप कब ले सकते हो? तो फॉर एग्जांपल कि आपका डेली यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप डेली 100 किलोमीटर्स अराउंड ट्रैवल कर रहे हो और आपकी सिटी में, आपके आसपास, आपके जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे अगर सीएनजी स्टेशन अवेलेबल है तो आपके लिए पेट्रोल सीएनजी वाला ऑप्शन भी एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। बट मेन चीज़ ये है कि आपको मतलब पेट्रोल सीएनजी जब वेरिएंट लेते हो आप, तो अगर उसमें भी अगर आपकी कार जो हैचबैक है, जिसमें मतलब डिक्की की जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है, तो फिर उसमें आपको मतलब आपके जो लगेज है उसके साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि हैचबैक कार्स में अगर सीएनजी बॉटल अटैच होगा तो उसमें आप बिल्कुल भी जो डिक्की की जो स्पेस है वो पूरी स्पेस मतलब कवर अप हो जाएगी, उसमें आप कोई भी लगेज आपका वहाँ पे नहीं रख पाओ। तो अगर आप मतलब हैचबैक कार ले रहे हो और उसमें भी सीएनजी है, तो फिर आपको ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपका जो लगेज है वो आप उसमें नहीं रख पाओ। पेट्रोल सीएनजी कार में अगर आप सीडान लेते हो तो सीडान में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें जो डिक्की होती है वो एक्सटर्नली होती है, तो उसमें आप सीएनजी बॉटल अगर उसमें रखा हुआ भी है तो उसमें बहुत सारी मतलब आप अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, जिसमें आप अपना सामान, लगेज वगैरह इजीली आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फ्यूल टाइप होता है वो होता है डीजल। तो डीजल कार्स जनरली लोग कब प्रीफर करते हैं? जब उनका जो डेली जो यूजेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो है डीजल कार्स लेना प्रेफर करते हैं। बट अगर हम डीजल की बात करें तो आज से मैं 5-6 साल पहले की बात करूं तो डीजल जो है पेट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा लो कॉस्ट हुआ करता था, लेकिन आज आप मार्केट देख रहे हो कि डीजल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पेट्रोल के से भी कई बार तो ऐसा भी होता है कि पेट्रोल से भी ज़्यादा उसकी प्राइस जो है होती है। और इन फ्यूचर भी मतलब लोग यही मतलब मैंने भी कहीं बहुत जगह पे सुना है कि इन फ्यूचर लोग पेट्रोल कार्स और इलेक्ट्रिक कार्स लेना ही ज़्यादा प्रेफर करेंगे और डीजल लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। और जो लोग मतलब डीजल लेने से आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि आपकी कार का जो पावर है, जो उसका पिकअप है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और पेट्रोल सीएनजी कार के मुकाबले। सो अगर आपको ये पिकअप से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो मेरे हिसाब से आप डीजल कार भी चूज़ कर सकते हो। और लास्ट वन जो अभी मार्केट में आया है एक 2 साल से, जो है इलेक्ट्रिक कार्स। इलेक्ट्रिक कार्स जो है उसका ज़माना अब आ चुका है और आने वाले वक्त में वो और भी ज़्यादा उसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। वो इलेक्ट्रिक कार्स भी आप मार्केट में जाके देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह उसके फीचर्स क्या है। और हम अगले वीडियो में भी आपको इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक कार के बारे में सारी जानकारी हम देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्यूल भी डिसाइड कर लिया। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स के बारे में जिसको आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना उस पर बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपकी कार जो आप परचेस करने वाले हो या जो भी कार आप देखने जा रहे हो, उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसको दिन में ही चेक कीजिए। अपनी कार को, जो कार आप देखने जा रहे हो उस कार को आप दिन में ही चेक कीजिए। तो दिन में चेक करने से आपको क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जिससे आपको कार का जो पेंट है
वो पता चलेगा कि कहीं से अगर आपकी कार रीपेंट तो नहीं हुई है, जो कार आप देखने जा रहे हो वो कार रीपेंट तो नहीं है, वो आपको दिन में पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी वो कार पे कितने स्क्रैचेस है वो आपको इजीली दिख जाएंगे, कितने डेंट्स है उसके ऊपर वो इजीली दिख जाएंगे, आपको उस कार की हेडलाइट्स कितनी क्लीन है वो आपको इजीली पता चल जाएगा, इंजन रूम उसका कितना क्लीन है, कितनी डस्ट है उसमें वो पता चल जाएगा, उसका कार का आपको इंटीरियर वो पता चल जाएगा, नीचे जो रनिंग बॉर्डर्स होती है वो पता चल जाएगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखनी होगी और आपको उस चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको सारी चीज़ें देखनी होगी। तो सब इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज जो है आप अपनी कार को, जो कार आप देखने जा रहे हो उसको आप दिन में देखिए। आइए हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि जैसे कि ये कार अगर मैं परचेस करने जाऊंगा तो दिन में मैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखूंगा, कहाँ कहाँ पेंट डिफेक्ट लगेगी मुझे, कहाँ कहाँ स्क्रैचेस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली अभी बताने जाने वाला हूँ। आइए तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले हेडलाइट्स के बारे में कि हेडलाइट पे अभी मैं देखूंगा कि उस पर कितने सारे स्क्रैचेस हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि हेडलाइट पे माइनर स्क्रैचेस बहुत सारे, तो दोनों जगह आपकी हेडलाइट्स आपको देखनी है। यहाँ पे भी जो है स्क्रैचेस वगैरह बहुत ज़्यादा है और ये हेडलाइट जो है डल हो चुकी है पूरी तरीके से, तो मुझे इन फ्यूचर उसको चेंज करवाना पड़े। तो हेडलाइट्स जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देख ली कि उस पर कितने सारे स्क्रैचेस हैं। अभी हम बात करने वाले हैं बॉनेट की और बम्पर की। तो उसमें हम देखेंगे कि उस पर कितने स्क्रैचेस है, उस पर मतलब कलर हुआ है या नहीं हुआ है, उस पर डेंट्स वगैरह है या नहीं है। सो बेसिकली पहले तो मैं बात करूंगा बम्पर के बारे में कि बम्पर को आपको उतना ज़्यादा माइंड नहीं करना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आपकी कार न्यू भी रही और आप अगर सिटी में चला रहे हो, आप तो सही से चला रहे हो, लेकिन आगे पीछे से अगर किसी ने ठोक दिया तो ऑब्वियस बात है कि उसमें बम्पर ख़राब होने ही वाला है। सो अगर बम्पर्स पे ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह है तो उसको आपको मतलब माइंड करना नहीं है, वो आप इजीली लो कॉस्ट में भी उसको आप रिपेयर वगैरह सब कुछ करवा सकते हो, रिपेंट करवा सकते हो। अब हम बात करेंगे बॉनेट की। पे हम यहाँ पे देखेंगे कि उस पर कितना ज़्यादा रस्ट है या नहीं है, उस पर डेंट्स है या नहीं है, उसमें मतलब कलर निकला हुआ है या नहीं है, स्क्रैचेस कितने हैं। सो जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये जो कलर है ये फट चुका है। इसका मतलब ये है कि ये बॉनेट जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं रीपेंट हो चुका है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि बॉनेट किस तरीके से आपको चेक करना है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी। आइए अब मैं आपको बताता हूँ ये फेंडर पे भी हम देखेंगे कि उस पर कितने स्क्रैचेस है, डेंट वेंट तो नहीं है, उस पर मतलब उसका कलर फटा हुआ तो नहीं है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये कलर वगैरह यहाँ से भी फट चुका है, तो ऑब्वियसली ये फेंडर भी रीपेंट हो चुका है। अब हम बात करेंगे ये डोर्स के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ से भी मतलब खड़े खड़े देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार पेंट हो चुकी है या नहीं हुई। तो वो कैसे लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक साइड खड़े हो जाना है और खड़े होके आपको देखना है कि सामने जो भी चीज़ें हो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप जब उसको ध्यान से देखोगे, अगर कार जो है रीपेंट अगर हो चुकी होगी तो जो सामने कोई भी चीज़ होगी उसका रिफ्लेक्शन इसमें आपको दिखाई नहीं देगा। प्लस और एक चीज़ जो है जिसमें आपको, अगर कार आपकी रीपेंट हो चुकी है तो उसमें आपको माइनर डॉट्स भी दिखाई देंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये समझ लो कि वो कार जो है वो रीपेंट हो चुकी है। इस तरीके से आप ये कार की जो अपोजिट साइड पे अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ से भी मैं दूर से मतलब डोर्स पे नज़र डाल रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि क्लियरली डलनेस मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा अब चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी कार जो है वो, इस कार की ये साइड भी ऑलरेडी मतलब रीपेंट हो चुकी है। यहाँ पे हमने अब कार के कितने स्क्रैचेस है, कार के ऊपर कितने डेंट्स है, कितने रस्ट वगैरह है, कहाँ से रीपेंट हुई है, वो सारी चीज़ें हमने कार का एक्सटीरियर पार्ट अब हमने चेक कर लिया। अभी जो मेन पॉइंट है वो आपको चेक करना है कार के डॉक्यूमेंट्स, कि कार के डॉक्यूमेंट्स बिना आप कोई भी कार आपको लेनी नहीं है। तो सबसे पहले कार के डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली चेक करना है। उसमें सबसे पहला है जो है आरसी बुक। जो आरसी बुक होती है वो चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है इंश्योरेंस पेपर्स चेक करने हैं। उसके बाद कस्टमर जो है, जो ओनर है कार का, उसका आईडी प्रूफ आपको देखना है। अगर कार के ऊपर लोन है, लोन चालू है या लोन क्लोज हो चुकी है, लोन क्लोज हो गई है तो एनओसी है, एनओसी लेटर है या नहीं, वो चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली चेक करनी रहेगी। और एक खास बात कि अगर आप पेट्रोल सीएनजी कार ले रहे हो
और उस कार में अगर आरसी बुक पे सीएनजी एंट्री है या नहीं है, मतलब आरसी बुक पे पेट्रोल सीएनजी नाम से वो रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको खास चेक करना है। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि कस्टमर क्या करता है कि सीएनजी की जो होती है वो कहीं से भी कबाड़ी में से स्क्रैप में से ला के वो फिट कर देता है और आरसी बुक पे वो एंट्री नहीं करवाता। और अगर आपने ऐसी कार ले ली तो फिर आप जब उसको रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे, आप अपने नाम ट्रांसफ़र आप करवाने जाओगे और कार के ऊपर मतलब सीएनजी एंट्री नहीं है, तो आपकी कार वो सीएनजी पे पास नहीं होगी और आप जो है वो बहुत प्रॉब्लम में आओगे। सो बेटर ये है कि पहले ही आप चेक कर लो कि सीएनजी वगैरह, सीएनजी टेस्टिंग वगैरह, सीएनजी की एंट्री वगैरह आरसी बुक पे है या नहीं है। दूसरी चीज़ और एक खास बात आपको देखना है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कि कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर आपको देखना है। तो कार का मैन्युफैक्चरिंग ईयर आपको आरसी बुक पे मिल जाएगा, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपकी कार आप सेल करने वाले हो तो सेल करने में अगर मैन्युफैक्चरिंग ईयर जब आपने लिया था उससे मतलब 1-2 साल पहले का था, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जब आप सेल करोगे तो उसमें आपको प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। सो बेटर ये है कि आप उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर चेक कर लीजिए। और एक खास बात कि उस पर आरटीओ मेमो, ई चालान वगैरह कितने हैं वो आप आजकल बहुत सारी मोबाइल ऐप्स भी आती है, उससे आप डायरेक्टली गाड़ी का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप डाल के चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था कि जब मैंने एक कार परचेस की थी और कार परचेस करने के वक्त मैंने उसको मतलब उसके ई चालान मेमो, आरटीओ के मेमो मैंने नहीं देखे, लेकिन जब मैंने कार परचेस कर ली, उसको पैसे दे दिया, डिलीवरी मुझे मिल गई, तब क्या हुआ कि मैंने घर पे आके उसके ई मेमो वगैरह चेक किए। तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरे पास प्रूफ है जिसमें मैंने जब चेक किया ऐप में डाल के नंबर तो 35,000 के मेमो पेंडिंग थे। तो ये सारी चीज़ें जो है प्राइमरी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखना होती है, वरना आपने अब पैसे दे दिए, कार परचेज कर ली उससे, फिर क्या होगा कि वो बोलेगा कि भाई अब मैं नहीं जानता, वो आपको करना है, आप कीजिए जो। तो बेटर ये हो कि ये सारे आरटीओ के जितने भी ई चालान वगैरह अगर है पेंडिंग है तो वो आप उसको बोलो कि आप वो मतलब पे करेगा। अगर वो नहीं करता है तो आप फिर उसको जो प्राइस में जो है उसको आप पैसे डिडक्ट करके आप उसको दे सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ आपको देखना है कि अब हम कार को स्टार्ट करेंगे, अब हम कार की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, उसका इंजन में कुछ खामी है या नहीं, उसके सस्पेंशन कितने अच्छे हैं, इंजन में कोई डिफेक्ट है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको, आइए चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली कार को स्टार्ट करके बताता हूँ। कार स्टार्ट करके क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है ये मैं आपको बताऊँ। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने स्टार्ट की है कार को। तो कार स्टार्ट करने से के बाद आपको पहले तो क्या करना है, बोनेट को खोलना है। बोनेट खोल के आपको सबसे पहली प्राइमरी चीज़ जो है इंजन का नॉइज़ चेक करना है कि इंजन में किस तरीके से नॉइज़ आ रहा है, इंजन में कितना नॉइज़ है, वो पहले आपको चेक करना है। अगर आपके इंजन में ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ खराबी हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ कि जब मैंने कार स्टार्ट की है तो उसमें जो भी आवाज़ अभी आ रहा है वो उतना ज़्यादा मतलब आवाज़ जिसको हम नहीं कह सकते, वो नॉर्मल जो टैपेट होता है उसका आवाज़ है। कि कार को एक्सेलरेटर देंगे, एक्सेलरेटर करके रेस करेंगे उसको, तो रेस करने से हमें ये पता चलेगा कि टैपेट में कितना आवाज़ है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि टैपेट जैसे कि रेस ज़्यादा जितना हम रेस कर रहे हैं टैपेट का जो आवाज़ था वो बिल्कुल अभी यहाँ पे बंद हो चुका है। जैसे ही उसको एक्सीलेटर से छोड़ा, अभी स्टेप स्लोली वो टैपेट नॉइस मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने इंजन का जो नॉइस था वो हमने चेक कर लिया, ठीक है, वो अभी मुझे परफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट अब जो हम चेक करने वाले हैं वो ऑयल गेज से हम निकाल के ऑयल का लेवल चेक करेंगे कि ऑयल कितना है, क्या है, वो कितना ख़राब है, वो सब मुझे मायने नहीं रखता ऑयल अच्छा है या ख़राब है। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ पे ऑयल साफ़ करके वापस से उसको अंदर डालूंगा और देखूंगा कि ऑयल का लेवल क्या है। अब ऑयल का लेवल चेक करने के बाद मैं क्या करूँगा कि अगर ऑयल उसमें कम है, ठीक है, ऑयल अगर उसमें कम है, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 1.5 मुझे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ऑयल गेज निकाल के आपको ऑयल लेवल चेक कर लिया। चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि वो कम है या ज़्यादा है वो देखना है, गंदा है या अच्छा है वो आपका इश्यू नहीं है। अगर कम है तो फिर आपको ये चेक करना है कि कार को क्या करो, थोड़ा रेस करो। रेस करने के बाद उसमें देखो कि साइलेंसर से स्मोक तो नहीं निकल रहा है। अगर स्मोक निकल रहा है तो फिर क्या होगा कि जब आप उसमें ऑयल डालोगे वापस से तो फिर ऐसा होगा कि पूरा स्मोक वो बंद तो होगा नहीं और आपकी जो कार इंजन की जो पिस्टन रिंग वगैरह आती है वो सब कुछ ख़राब हो चुकी होगी।
तो इसीलिए आपको क्या है कि यहाँ पे ऑयल लेवल चेक करना है। तो जैसे कि हमने ऑयल गेज चेक कर लिया, उसका लेवल चेक कर लिया। थर्ड पॉइंट है, हमें यहाँ पे चेक करना है कहीं ना कहीं ऑयल और पानी मिक्स तो नहीं हो रहा है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको यहाँ से हम ढक्कन को खोलेंगे और खोल के हम देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ पानी ही है, कहीं ना कहीं ऑयल तो नहीं है। अगर ऑयल और पानी मिक्स है तो फिर वो उसमें कहीं ना कहीं इंजन में डिफेक्ट हो सकती है। तो इससे बेटर ये है कि यहाँ पे पहले मेक श्योर करना है आपको कि इंजन में यहाँ पे ये बॉटल में ऑयल पानी मिक्स तो नहीं हो रहा है। अगर ऑयल पानी मिक्स हुआ यहाँ पे तो इसका मतलब ये समझ लो कि जो ऑयल और पानी है वो आपके इंजन में पूरा घूम चुका है और आपका जो हेड होता है वो हेड अब खराब हो चुका है। उसको आपको कंपलसरी अब आपको उसको बनाना ही पड़ेगा। सो बेटर ये है कि आप ये ऑयल पानी मिक्सिंग हो नहीं रहा है, ये आपको पहले ही देख लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो आपकी कार की बैटरी, वो आपको कार की बैटरी लाइफ आपको देखनी है। तो कार की बैटरी लाइफ अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको उसका डेट आपको दिखाई देगी, ये रही। जैसे कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 9/20। तो ये अभी इसका मतलब ये है कि कस्टमर ने अभी 2-3 महीने पहले ही इसको मतलब परचेस किया है ये नई बैटरी को। स्टिल अगर कई बार ऐसा होता है कि बैटरी बहुत पुरानी होती है, उसमें ऐसा नंबरिंग वगैरह कुछ नहीं होता। अब आप कैसे चेक करोगे? तो आपको क्या करना है कि कार को आपको 4-5 बार सेल्फ स्टार्ट करना है। अगर 4-5 बार आप सेल्फ स्टार्ट कर रहे हो और वो नॉर्मली स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि बैटरी ओके है। अगर वो 2-3 सेल मारने के बाद अगर ये हो रहा है कि उसमें सेल लग नहीं रहा है सही से, कार स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो कार की जो बैटरी है वो वीक हो चुकी है। इंजन रूम देखने के बाद अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कार एक्सीडेंटल है या नहीं है ना? क्योंकि हर किसी के माइंड में ये सवाल होता ही है कि कहीं ना कहीं अगर मैं कार लेने जा रहा हूँ और मुझे एक्सीडेंटल कार मिल गई तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या होगा कि आपके पैसे वगैरह वेस्ट जाएंगे, है ना? तो इस वजह से क्या है कि आपका जो माइंड में जो सवाल है कि कार एक्सीडेंटल है या नहीं है वो कैसे चेक करूँगा मैं। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में एकदम डिटेल वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आपको वो देख के भी मतलब आपको भी आइडिया आ जाएगा, आप भी इजीली एनालाइज कर पाओगे वो वीडियो को देखने के बाद कि कार एक्सीडेंटल है या नहीं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, ये जो आगे की जो फ्रंट पैनल है उसको देखना है कि फ्रंट पैनल में कहीं ना कहीं चेंजेस तो नहीं है, क्या फ्रंट पैनल चेंज तो नहीं हुई है। तो जनरली अगर आपकी जो ये पैनल है वो चेंज हो गई होगी तो उसका कलर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, ठीक है। उस पर जो स्टिकर्स वगैरह लगे हुए चेसिस नंबर वगैरह वो अवेलेबल नहीं होगा। तो जनरली लोग ये पैनल चेंज क्यों करवाते कि कब पैनल तभी चेंज होती है जब आगे से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तब ये पैनल चेंज कर दी जाती है। ये पूरी पैनल इसको कहा जाता है। अब आपने यहाँ पे पैनल चेक कर ली कि पैनल चेंज हुई है या नहीं, कहीं ना कहीं उस पर रस्ट है या नहीं, रस्ट है तो कितना है, ये सब कुछ आपने यहाँ पे चेक कर लिया। अब जो मेन पार्ट है वो आपको चेक करना है, ये है एप्रॉन। इसको एप्रॉन कहा जाता है, जो ये जान होती है किसी भी कार के बैलेंसिंग की, ये जान होती है। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे कहीं वेल्डिंग तो नहीं किया हुआ। अगर यहाँ पे वेल्डिंग किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कार है वो साइड से उसको एक्सीडेंट हुआ है, वो पलटी खा चुकी है और उसको एप्रॉन को बनाया गया है। अगर आपके यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह दिख रहा है, प्लस कि अगर यहाँ पे आपको रस्ट वगैरह दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको उस कार को लेना ही नहीं है। क्योंकि कितना भी वेल्डिंग आप उस पर कर लो, कितना भी उस पर कलरिंग वगैरह पेंटिंग कर लो, वो जो लेवल जो परफॉर्मेंस आपको मिलना चाहिए वो मिलने वाला नहीं है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि यहाँ पे आपका ये एप्रॉन कलर हुआ है या एप्रॉन में कोई रस्ट है या वेल्डिंग वगैरह है या नहीं। अब आपको यहाँ पे चेक करना है ये कार चेसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीचे जो आपको चेसिस दिख रही है वो आपको चेक करना है। वो क्यों चेक करना है? क्योंकि ये जो होता है वो भी मतलब मेन कार इसके ऊपर, पूरी कार की बॉडी इसके ऊपर बैलेंस वगैरह होती है। तो अगर आपकी कार में यहाँ पे अगर देखना है कि कहीं ना कहीं वेल्डिंग वगैरह तो नहीं किया है, रस्टी वगैरह तो नहीं किया, रस्ट वगैरह तो नहीं है, या फिर अगर कहीं से वो बेंड है तो उसको सीधा करने की कोशिश तो नहीं की है। अगर आपको ऐसा लगे कि अगर उसमें वेल्डिंग वगैरह दिखे तो आपको मतलब ऊपर से ही दिख जाएगा कि उसमें उस पे मतलब कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब ये है कि वो कार जो है वो एक्सीडेंटल है।
अब आपको देखना है कि ये बॉनेट तो कहीं चेंज नहीं किया हुआ है, तो बॉनेट चेंज किया हुआ है या नहीं ये आप कैसे आपको पता चलेगा। तो जनरली आपको यहाँ पे इसका जो ये गम है ना, इसको गम कहा जाता है। ये गम आप यहाँ से देख के नीचे तक आपको दिखेगा। अगर ये गम है एज इट इज़ है ना, उसकी ओरिजिनल कंडीशन में है, तो इसका मतलब ये है कि बोनेट चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर बोनेट चेंज किया हुआ है तो आपको वो जो गम, जो लाइन लेवल से जो गम आपको यहाँ पे लगाया हुआ दिख रहा है ना, वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बोनेट भी चेंज हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डोर्स चेक करने हैं कि डोर्स में कहीं ना कहीं गम है या नहीं। तो अभी यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये गम मुझे एज इट इज़ नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डोर है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर चेंज हुआ होता तो ये जो डोर था, डोर के अंदर ये जो गम था, वो गम की पोजीशन पूरी चेंज हो गई होती, जो ओरिजिनल, या तो फिर आता ही नहीं है कहीं ना कहीं कभी। तो अब आपको यहाँ पे ये रिबिन निकाल के भी चेक करना है उसका लाइन लेवल, कि अगर ये ओरिजिनल कंडीशन में होगा तो इसका लाइन लेवल बिल्कुल सही होगा। अगर कहीं ना कहीं इसको काट के रिप्लेस किया है या फिर इस पर वेल्डिंग करके अगर इसको बनाया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कार एक्सीडेंटल है, कार का एक्सीडेंट हुआ है या फिर कुछ काट के डाला है। तो लाइन लेवल से आपको एकदम आइडिया आ जाएगा कि ओरिजिनल कंडीशन में है या नहीं है। आगे का डोर हमने चेक कर लिया, अभी पीछे का डोर अभी मैं ओपन करके ये रिबिन मैंने निकाली। तो रिबिन निकालने के बाद यहाँ से मुझे लाइन लेवल बिल्कुल परफेक्ट दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे गड़बड़ लग रही है भाई साहब। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये जो लाइन लेवल है ना, यहाँ से पूरा बिगड़ गया। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि शायद इसको बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ के इसके लाइन लेवल में मुझे गड़बड़ी दिखाई दे रही है। ऊपर से बिल्कुल सही था, ऊपर से बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे नीचे से जो है लाइन लेवल पूरा ऊपर नीचे है। इसका मतलब ये चीज़ जो है ये रिपेयर हो चुकी है। ये पैनल को ऐसे रिबिन निकाल के चेक करना है कि उस पर रस्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर रस्टिंग है, ज़्यादा रस्टिंग है, तो फिर आपको उसको पानी से बचाना होगा, या फिर आप ये कर सकते हो, कोई भी लोकल वेल्डर से के पास से जाके पूरी ये पैनल को काट के पैनल ही बनवा सकते हैं। ठीक है, तो शायद मतलब रस्टिंग वगैरह ना लगे, बट जितना हो सके उसको पानी से आपको बचाना है। ये रिबिन भी आपको अगर फटी हुई है तो नहीं डालनी है, क्योंकि रिबिन है मतलब सिर्फ रिबिन, बट उसका काम है कार को प्रोटेक्शन देना। अगर आपकी रिबिन सही नहीं है, फटी हुई है, तो फिर क्या होगा कि उसमें जब बारिश में पानी जो है उसमें उतर जाएगा और रस्ट वगैरह वो पकड़ेगा। सो बेटर ये है कि अगर रिबिन वगैरह फटी है तो उसको सब चेंज करवा दो। अब आपको यहाँ पे डिक्की में अंदर चेक करना है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट तो से मतलब अंदर तो मार नहीं लगी है, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे देखा तो पीछे से तो मतलब एक्सीडेंट से वो पीछे मार उसको लगी थी, लेकिन यहाँ पे आप अंदर से देखो कि अंदर भी तो कहीं वेल्डिंग वगैरह नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अंदर की पोजीशन तो मुझे कुछ चेंज होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिक्की के अंदर मार नहीं लगी है, तो उसको चेंज नहीं किया है, उसको नहीं बनाया, वो एज इट इज़ ओरिजिनल कंडीशन में है। अब आपको देखना है कि डिक्की चेंज हुई है या नहीं। तो सेम पोजीशन, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, गम की पोजीशन आपको देखनी है कि वो एज इट इज़ शुरुआत से लेके एंड तक एक ही लेवल में है या नहीं। अगर वो लेवल में नहीं है या फिर उस पर गम नहीं है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि डिक्की भी चेंज कर दी गई है। ओके, अब आपको ये देखना है ये वाला पोर्शन जिसको क्वार्टर पैनल कहा जाता है, कि क्वार्टर पैनल ओरिजिनल पोजीशन में है या नहीं, या फिर वो चेंज कर दी गई है। ऑब्वियसली जब अगर गाड़ी का पीछे से एक्सीडेंट होगा तो उसको भी मतलब हम क्या है, शायद ऐसा हो सकता है कि क्वार्टर पैनल को पूरा चेंज करके काट के उस पर फिक्स किया हो और उसको मतलब बैठाया हो। तो अगर क्वार्टर पैनल चेंज हुई होगी तो उसमें आपको कलर का डिफरेंस पता चल जाएगा, प्लस कि उसका जो स्मूथनेस है उससे भी मतलब आप थमली से भी मतलब आप यहाँ से आपको अंदाज़ा आ जाएगा। ये थमली जो है यहाँ से भी आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि क्वार्टर पैनल चेंज हुई है या नहीं है। डिक्की पे सब जगह पे रिपीट करना है, सब जगह से आपको देखना है। ये नहीं कि दो साइड देख लिया और एक साइड देख लिया और एक साइड नहीं देखा, दोनों साइड से क्वार्टर पैनल्स चेक करो, उसके रिबिन्स वगैरह चारों डोर से निकाल के चेक करो, उनका लेवल चेक करो, ताकि आपको अंदाज़ा है कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुई है या नहीं हुई है, या ओके है या ओरिजिनल कंडीशन में है। ये आपको वहीं से पता चलेगा चारों साइड से चेक करने के बाद। कि हमने डोर्स भी देख ली है, क्वार्टर पैनल्स भी देख ली, उसके बाद डिक्की भी देख ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे चेक करनी है ये है ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग
गियर कि अगर जैसे कि ये गाड़ी 2005 का मॉडल है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 05 लिखा हुआ है। 05 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इस तरीके से आपको ये सब साइड का चेक करना है। फॉर एग्जांपल ये चेक करना है, वो विंडो चेक करना है, पीछे क्वार्टर पैनल का ग्लास चेक करना है, दोनों साइड से दरवाजे डोर्स का जो ग्लासेस है वो चेक करना है, फ्रंट ग्लास चेक करना है। अगर आपको कहीं पे भी ये आपको अगर डिफरेंस दिखाई देता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने चेक किया और यहाँ पे आपको 2008 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ग्लास जो है वो चेंज हुआ है, 2008 में उसको चेंज किया। ओके, अब हम बात करेंगे टायर्स की। तो टायर्स में हमें क्या देखना है कि टायर्स में हमें ये देखना है कि वो कितना परसेंट उसमें मतलब अभी बाकी है, मतलब कितना परसेंट वो घिसा हुआ है। ऑब्वियसली अगर कार ज़्यादा चली हुई है और टायर पूरी तरीके से घिसा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ग्रिप अभी भी स्टील है, मतलब स्टील अभी 70% टायर अच्छा है मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर ये जो ग्रिप पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि टायर पे कार जो है ज़्यादा चली है, टायर ज़्यादा घिसे हुए, तो फिर आपको टायर्स वगैरह भी उसका भी खर्चा करना पड़ेगा। अब आप अंदर आके आप चेक कर सकते हो। अभी आपको स्टार्ट करना है इग्निशन चाबी लगा के, तो फिर आपको ये चेक करना है उसके सबसे पहले किलोमीटर कि अगर मान लीजिए ये गाड़ी 2005 की है और उसमें 1 लाख किलोमीटर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पॉसिबल है, जेन्युइनली पॉसिबल है। लेकिन अगर 2005 की गाड़ी अगर यहाँ पे मुझे 20-30 हज़ार 40 हज़ार किलोमीटर बताएगी तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मीटर भी रिवर्स हो चुका है। सो आपको ये चेक करना है कि उसका कितने साल पुरानी है और हिसाब से उसका किलोमीटर आपको अंदाज़ा लगा लेना है उसका। और एक चीज़, अब आपको क्या है, गाड़ी स्टार्ट करके उसके क्लच की स्मूथनेस देखनी है। अगर क्लच जो है वो ज़्यादा हार्ड है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्लच प्लेट में भी कहीं ना कहीं खराबी हो सकती है। अगर क्लच स्मूथ है तो दैट इज़ ओके, बहुत अच्छी बात है। क्लच बहुत ही ज़्यादा हार्ड है तो फिर क्लच प्लेट ख़राब हो सकती है उसकी। अब नेक्स्ट पार्ट होता है वो है एसी, कार का एसी चेक करना। तो आप क्या है, कार का एसी चेक करके उसकी कूलिंग वगैरह आप देख सकते हो कि अगर उसमें कूलिंग वगैरह नहीं आ रही है तो देयर इज़ अ चांस कि उसके मतलब कहीं ना कहीं लीकेज होगा, या जो गैस चार्ज बहुत टाइम से करवाया नहीं होगा तो भी ऐसा कूलिंग नहीं आने के रीज़न हो सकते हैं। तो आप क्या है कि उसकी कूलिंग वगैरह अच्छी है या नहीं। अगर एसी चल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कंप्रेसर वगैरह भी ख़राब हो सकता है, कूलिंग कॉइल में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। तो पहले आप क्या एसी चालू करके उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। दूसरी एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर कार पेट्रोल सीएनजी है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो दोनों वेरिएंट पे चल रही है या नहीं। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि यूज़र जब सीएनजी कार्स यूज़ करता है तब क्या होता है कि जनरली वो सिर्फ सीएनजी पे ही चलाते रहता है, पेट्रोल पे उसका यूज़ नहीं होता। तो फिर जब कभी ऐसा होता है कि सीएनजी ख़त्म हो गया और पेट्रोल पेट्रोल पे चलाने की बात आई तो कार जो है वो पेट्रोल पे नहीं चलेगी। और एक बात मुझे बहुत ही अच्छी यहाँ पे याद आई है कि अगर आपकी कार में सीएनजी ख़त्म हो गया, आप कहीं पे हाईवे पे रुके हो जहाँ से सीएनजी पंप बहुत दूर है, आपकी कार में सीएनजी ख़त्म हो गया, पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, अब आप क्या करोगे? तो मैं आपको अगले वीडियो में वो एक खास इंटरेस्टिंग बात आपके लिए लेके आने वाला हूँ कि वो पेट्रोल और सीएनजी ख़त्म हो जाए स्टिल आप किस तरीके से सेफ साइड से आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हो, ये मैं आपको बताने वाला हूँ उस वीडियो में। बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पे प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको पता चल जाए और आप उसको मतलब देख सको। तो दूसरी बात कि यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पेट्रोल सीएनजी कार है तो उसको हम चला के जब रनिंग करेंगे, रनिंग करने के बाद उसको हम पेट्रोल पे कन्वर्ट करेंगे। तो पेट्रोल पे कन्वर्ट करके हम ये देखेंगे कि पेट्रोल पे वो सही से चल रही है या नहीं चल रही। अगर कहीं ना कहीं अगर आपकी कार सीएनजी पे बहुत अच्छी चल रही है लेकिन पेट्रोल पे अगर अच्छे से नहीं चल रही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके कार के फ्यूल पंप में खराबी है। क्योंकि कार ज़्यादातर पेट्रोल पे चली नहीं है, फ्यूल पंप की जो मोटर जो होती है वो खराब हो सकती है, उस वजह से आपकी कार पेट्रोल पे सही से नहीं चल रही है। तो अगर आपकी कार पेट्रोल पे सही से चल रही है या नहीं चल रही है ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर की। तो अगर आपकी कार का इंटीरियर, जो कार आप देख रहे हो उसमें अगर इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, गंदा हो चुका है, तो वो कार ही आप छोड़ दो, उसको लो ही मत। क्योंकि आप कितना भी पैसा खर्चा कर लोगे तो उसमें आपको वो क्लीननेस मिलने वाली नहीं है। तो बेटर ये होगा कि बहुत गंदा इंटीरियर अगर है तो वो कार को आप लो ही मत।
और ऑलवेज जब आप टेस्ट ड्राइव लो तो 4-5 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लो, उसको स्पीड से चलाओ ताकि आपको परफॉर्मेंस पता चले, गाड़ी का दम पता चले कि कितना जान बची है या नहीं बची है उसके अंदर, है ना। क्योंकि कभी कभी एक ऐसा होता है जो होता है वो दिखता नहीं है, तो आपको अगर देखना है तो उसका पानी अगर आपको मापना है तो उसको स्पीड से एक बार आप चलाइए ताकि आपको पता चले कि कितना वो अच्छे से चल रही है। दूसरी एक खास बात आपको देखना है कि सस्पेंशन उसके कैसे अच्छे हैं या ख़राब हो चुके हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आप जब भी ऐसे ऑफ रोड पे जब चलाओगे कार, तो जहाँ पे ज़्यादातर गड्ढे वगैरह होते हैं, तो जब भी कार आपकी वो गड्ढे में गिरेगी, गड्ढे में जाएगी, तो आपको क्या होगा कि फोर्स से आपको महसूस होगा कि आपकी कार जो है वो गड्ढे में गई है। तो ऐसा अगर आपको हो रहा है या आवाज़ आ रही है जब भी कार आपकी गड्ढे में जंप कर रही और उस टाइम पे जब आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपकी कार के सस्पेंशन वीक हैं, तो आपको वो भी देखना है। ये सारी चीज़ें हमने प्राइमरी चीज़ें आपको बताई, आई होप कि आपको समझ में आई है। लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप किसी लोकल मैकेनिक को अपने साथ लेके जाए जब भी आप कार देखने जाओ, ताकि क्या है कि आपको भले ही आपने वीडियो तो देख लिया, लेकिन आपको उतना क्लियर उससे आइडिया नहीं आएगा जितना वो लोकल मैकेनिक को आइडिया आ जाएगा। सो बेटर ये है कि अगर आपका कहीं ना कहीं जान पहचान में अगर लोकल मैकेनिक है तो आप उसको साथ में लेके जाइए। अगर आपकी कार डीजल कार जो आप लेना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है कि उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है, बट एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार उसकी टेस्ट ड्राइव आपको ज़्यादा बड़ी लेनी है। लाइक 8-10 किलोमीटर की आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है। 8-10 किलोमीटर की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, गाड़ी हीट हो चुकी है, मतलब गर्म हो चुका, उसका इंजन वगैरह सब स्टार्ट हो चुका होगा, गाड़ी में थोड़ी हीटनेस आ गई होगी, हीटिंग आ गई होगी। फिर आपको क्या करना है, बॉनेट खोलना है। बॉनेट खोल के आपको इंजन का ये जो ऑयल का गेज है वो चेक करना है। आपको क्या करना है कि ऑयल गेज निकाल के यहाँ पे ये चेक करना है कि ऑयल बैक तो नहीं आ रहा है। अगर आपके डीजल कार में आपको स्पीड से चलाने के बाद, लंबी रूट पे जाने के बाद आपका यहाँ पे अगर ऑयल बैक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके टर्बो में काम है, उसका इंजन में लफड़ा है, तो ऐसी कार आप मत लीजिए। ठीक है, तो अब आपको ये कार जो है अगर अब पसंद आ गई, आपको अब कार पसंद आ जाती है, अब आपको क्या करना है, तो कार पसंद आ जाने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक बार कंपनी में लेके जाना है, सर्विस सेंटर में लेके जाना है। वहाँ पे आपको उसका सर्विस रिकॉर्ड चेक करना है कि आप जब गाड़ी लेके जाओगे तो वहाँ पे उनके पास सर्विस रिकॉर्ड हुआ होगा, जिसमें आपको एक स्क्रू भी अगर चेंज हुआ है कार में तो वहाँ पे उस सर्विस रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगा। लास्ट सर्विस कब हुई थी, जेन्युइन किलोमीटर्स कितने हैं, वो सब का रिकॉर्ड भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सो बेटर ये है कि कार पसंद आने के बाद उसको आप क्या एक बार सर्विस सेंटर लेके जाए, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के बाद कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो मुझे बेझिझक बता सकते हो। आगे भी हम और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।